सुरुवात होते। काही वेळापूर्वीच राज्यपाल रमेश बैस यांचं विधिमंडळ परिसरात आगमन झालंय आणि त्यांना सभागृहाबाहेर मानवंदना दिली गेली। राज्यपालांचं महाराष्ट्रातलं हे पहिलंच अधिवेशन आहे आणि आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणानं करण्यात येईल। काल विरोधकांनी चहापानावरती टाकलेल्या बहिष्कारानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये टीकेचे जोरदार वाग्बाण सुरू झालेत। त्यामुळे आजपासून सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात सभागृहात गदारोळ आणि बहिष्काराचं चित्र पाहायला मिळणार की खरोखरच जनतेच्या प्रश्नांवरती खल होऊन ठोस पावलं उचलली जातील हे पाहावं लागेल। राज्यपाल पोहोचलेले आहेत सभागृहामध्ये। राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात केली जाईल। राज्याचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून झालेला नाहीये, त्यामुळे अनेक मंत्र्यांवरती अतिरिक्त खात्यांचा भार सुद्धा आहे। त्यामुळे हे मंत्री सर्व विभागांना योग्य न्याय देऊ शकतील का, हाही प्रश्न विरोधक उपस्थित करतात। शेतमालाचे गडगडलेले दर, पीक विमा, वीज बिल, पत्रकार शशिकांत वारिसे यांचं मृत्यू प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवरनं विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील। त्यामुळे आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार गोंधळाची सुद्धा शक्यता आहे। 9 मार्चला राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत। हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा असेल, कारण नव्या सरकारकडून सादर होणारा हा अर्थसंकल्प आहे आणि 2024च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प। राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही क्षणात सुरू होईल। राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर रमेश बैस राज्याचे नवे राज्यपाल आहेत। त्यांचं हे पहिलंच अधिवेशन। या अभिभाषणामध्ये ते कोणकोणते मुद्दे प्रामुख्याने नमूद करतात याकडे अर्थातच लक्ष लागून आहे। विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे हे दोघेही जण राज्यपालांच्या बाजूला बसलेले आहेत, अर्थात त्यांचा तो मान असतो। सम्मानीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यगण, वर्ष 2023 में राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति साहू जी, भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जैसे और अन्य महान स्वप्न दृष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकाधिक किए गए उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। मेरी सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गान के रूप में 19 फरवरी 2023 से स्वीकार किया है, जिससे राज्य गान की हमारी अपेक्षा पूरी हो गई है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित उच्चतम न्यायालय में दाखिल मूल वाद में महाराष्ट्र का वाद प्रतिवेदन मजबूती से प्रस्तुत किया है और उसे हम निरंतर चलाते रहेंगे। मेरी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषिक लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है और उसका कार्यान्वयन भी शुरू किया है। कार्यभार संभालने के पश्चात मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता यह रही है कि राज्य में कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने पहले चरण के रूप में 75,000 सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। कार्यभार संभालने के पश्चात सरकार ने न्यायालय के न्याय निर्णय से जो मराठा उम्मीदवार प्रभावित हुए थे, उनके लिए 1553 अधिसंख्य पद सृजित करने के लिए एक विशेष विधि की अधिनियमित द्वारा मराठा आरक्षण के अधीन नियुक्तियों को संरक्षण देने के अपने वादे को पूरा किया है। मेरी सरकार ने जनवरी 2023 में दावोस वैश्विक निवेशन सम्मेलन में
37,000 करोड़ रुपए के निवेशन के लिए 19 कंपनियों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन 4,85,434 युवाओं तथा 2,81,541 कृषकों के प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मेरी सरकार ने युवाओं को कुशल बनाने तथा रोजगार सृजित करने के लिए गोंदिया और गढ़चिरौली जिले में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए हैं। 1,000 से अधिक ITI अध्यापकों का प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक संकाय विकास कार्यक्रम शुरू किया है। मेरी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पति पत्नी की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना इतनी दोगुनी कर दी है। इससे राज्य के 5,406 स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ मिलेगा। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के शहीदों के विधिक वारिसों को पेंशन भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना दुगना कर दी है। मेरी सरकार ने आपातकाल अवधि के दौरान जो लड़े थे उन व्यक्तियों के सम्मान की योजना को पुनः प्रारंभ किया है। इस योजना में कुल 4,448 लाभार्थी को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र देश का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 14.2% का योगदान देता है और भारत की कुल निर्यात के 17.3% की निर्यात के साथ निर्यात में भी अग्रणी रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2026-27 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सम्मानित प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने 13 से 16 दिसंबर 2022 के दौरान मुंबई में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक का और पुणे में 16 और 17 जनवरी 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के मूलभूत सुविधा कार्यदल की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इसमें सहभागी प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन की बहुत सराहना की है। मेरी सरकार ने उद्योगों के लिए कारोबार में सुकरता लाने के लिए मैत्री नामक एक एकल खिड़की पोर्टल के जरिए उद्योगों के लिए आवश्यक 129 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध की है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार नई कपास प्रक्रिया इकाइयों की स्थापना करने और वस्त्र उद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ रेशम कृषकों को मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करने के लिए एकीकृत और स्थायी वस्त्र उद्योग नीति 2023-28 तक बना रही है, जिसमें राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मेरी सरकार ने वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक मुंबई मेट्रो लाइन 11 परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें 2 उन्नत और 8 भूमिगत स्थानकों का समावेश है। गति शक्ति पर जोर देते हुए मेरी सरकार ने 3 शहरों में मुंबई में 30 किलोमीटर, नागपुर में 40 किलोमीटर तथा पूना में 32 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो मार्ग शुरू किए हैं। मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की तर्ज पर स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन शहरी 2.0 शुरू किया है। मेरी सरकार ने मुंबई में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना के अधीन 72 अस्पताल शुरू किए गए हैं और मार्च 2023 तक मुंबई में 18 नए बहुचिकित्सालय और नैदानिक केंद्र तथा 123 आपला दवाखाना शुरू करना प्रस्तावित किया है।
मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के जरिए राज्य के शीघ्र तथा व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान मित्र की स्थापना की है। मित्र राज्य के विकास के लिए नीतिगत, तकनीकी साथ ही साथ कार्यात्मक दिशा प्रदान करने वाला प्रबुद्ध मंडल होगा। मेरी सरकार ने आर्थिक और अन्य अनुषांगिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की भी स्थापना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी के बीच का 521 किलोमीटर का मुंबई नागपुर हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि द्रुत गति महामार्ग का उद्घाटन किया है। उसके उद्घाटन के 31 जनवरी 2023 तक इस महामार्ग पर कुल 7,84,739 वाहनों ने यात्रा की है। मेरी सरकार वर्सोवा बांद्रा सीलिंग परियोजना शीघ्रता से पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना एशियाई विकास बैंक से उपलब्ध हुआ ऋण और हाइब्रिड एन्युटी योजना के जरिए राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से शुरू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अब तक 26,731 किलोमीटर लंबाई का सड़क सन्निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के जरिए लगभग 5,000 गांव में जल युक्त शिवार अभियान 2.0 कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। जल भंडार क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही साथ कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता में